18 मंडल 75 जिले उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया और विशेष करके भाईचारा बनाओ समिति के लिए मुस्लिम अनुसूचित जाति को खास करके बुलाया गया और बुला करके बनाई गई भाईचारा बनाओ समिति। ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार भाईचारा बनाओ समिति बनाई, पहले भी बनाई थी और नो डाउट भाईचारा बनाओ समिति बनाई गई थी और संभवतः सतीश मिश्रा जी उनके मुख्य कर्ता धर्ता थे, संयोजक थे और बहुत अच्छा रिजल्ट आया और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी। लेकिन समय बीतता है और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में कभी कोई एक ऐसा चीज जो राजनीति को जीरो ले आता है, कोई ऐसा चीज जो राजनीति को पूरा ऊपर ले जाता है। तो बातें क्या रही थी उस पर आज बात नहीं करेंगे कि बीएसपी इतना कम क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा यह करेंगे कि भाईचारा बनाओ समिति पहले भी थी, इसको नए तरीके से रिफाइन करने का प्रयास बहन जी ने किया। क्यों किया, करने के पीछे का कारण क्या है? करने के पीछे का कारण बहुत कुछ है। बहुत कुछ यह है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज गिरा है और बहुत सारा नकारात्मक राजनीति अपनाई गई बीएसपी के खिलाफ। ये सतीश मिश्रा आ गया है, मिश्रा को बुला लिया है, साहब कांसीराम कहते थे तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूते चार, इस तरह की। और अब हो गया ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, वगैरह वगैरह से बहुजन मिशन समाप्त हो गया। लेकिन ये जो प्रचार किया गया उसको एक अलग तरीके से प्रचारित किया गया। हुआ तो जरूर, नारा तो लगा, लेकिन क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उसमें दलितों की अनदेखी हुई, मुस्लिमों की अनदेखी हुई। सतीश मिश्रा को लाया गया तो क्या उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासनकाल में दंगे हुए? नहीं। तो फिर क्या वजह रही कि ये सरकार उस तरह से चली गई? उसका वजह यह है, कंट्रोवर्सी पैदा किया गया। कंट्रोवर्सी पैदा किसने की? कुछ मीडिया ने। मीडिया के अंदर में भी समाज के अंदर एक अपर क्लास का ओबीसी समाज, उसने अरे आपका बीएसपी तो भाई वो तो हो गया ब्राह्मण पार्टी, अब उसका थ्योरी कहाँ है? लेकिन उस ओबीसी समाज ने यह नहीं कहा कि सपा में ब्राह्मण है, उसने यह नहीं कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में भी ब्राह्मण है, उसने यह नहीं कहा कि जनता दल यूनाइटेड जो है इसमें भी ब्राह्मण है, उसने यह नहीं कहा कि कांग्रेस में भी ब्राह्मण है, उसने यह नहीं कहा कि लोजपा में भी ब्राह्मण है। सवाल उठता है कि केवल बीएसपी पर ब्राह्मण रखने का एक टैग लगाया गया और जनता को उधर से हटाया गया। ये दलित राजनीति को रोकने का एक बहुत बड़ा साजिश हुआ और जिसके कारण बीएसपी धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया। मैं तो पहले कहा था कि इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बात खुल ही गई। जबां है, जो बातें हैं वो निकलता है हलक से और निकल गया। खैर जाने दीजिए। भाईचारा बनाओ समिति बनाई गई। क्यों बनाई गई? बनाई गई इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है। दलितों, वंचितों, मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसको रोकना है। जो वर्तमान शासन है, ये वर्तमान शासन दलित पर, मुस्लिम पर अत्याचार हुआ, वही नहीं पिछड़े पर भी अत्याचार हुआ और पिछड़े पटेलों की के फसल को चरा दिया गया
और बोलने पर उसे पीट दिया गया। वही नहीं, पूरे गांव को उस तरह से पीटा गया और अपमानित किया गया, कहीं से बैकवर्ड को पलायन कर दिया। तो अत्याचार न दलित पर रुका, न बैकवर्ड पर रुका, न तो मुस्लिमों पर रुका। अत्याचार बढ़ गया। केवल एक समाज, एक वर्ग विशेष पर अत्याचार नहीं हुआ, और वो अत्याचारी अत्याचार करता रहा लोगों पर, किसी को मूछ रखने पर, किसी को घोड़ी चढ़ने पर, और कोई तो यह कहा कि मेरा फसल क्यों चरा दिया, तो उसको भी पीटा कि तू ब्राह्मण को रोक सकता है फसल चराने से। लेकिन सतीश मिश्रा ऐसा कर रहे थे, ये बात नहीं था। सतीश मिश्रा जिस पार्टी में थे उसका शासन नहीं था, शासन किसी और का था, तो फिर ऐसा हुआ क्यों हुआ, ये बात तय है। भाईचारा बनाई समिति इसलिए बनाई गई कि अब ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। लोगों को बताओ कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया था और उनका शासन किस तरह था। लोग भ्रमित हुए, उसके भ्रम जाल को तोड़ना है तो हमें कुछ स्टेप बाय स्टेप काम को करना होगा। और उसका पहला स्टेप हुआ ये कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल जनसभा, एक विशाल रैली हुई, जो उत्तर प्रदेश के में किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, किसी भी तरह के आयोजन में उस तरह की भीड़ नहीं आती है जो भीड़ मायावती जी के रैली में आई। ये रैली पहला संकेत कि हमारे पास जन समर्थन है। बहन जी ने यह सबसे पहले परीक्षा लिया कि यदि हम अगला कदम उठाए तो पहला कदम हमको यह जांचना होगा कि हमारे कोर वोटर हमारे साथ हैं या नहीं है। और कोर वोटर हैं तो फिर जनता अपने निर्णय लेगी किस कारण से हम हारे। क्या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, यह भी मैसेज जनता के बीच चला गया। जनता पहुंची, इससे स्पष्ट बहन जी को पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, मेरा सोसाइटी, मेरा जो कोड वोट है वो मेरे साथ है। अब आगे हमको कदम उठाना चाहिए, जो दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप में इन्होंने मुस्लिम भाईचारा बनाओ समिति का स्टेप लिया। तो क्या किया इन्होंने अखिलेश यादव पर प्रहार नहीं किया, बल्कि मुस्लिमों को यह बताने का कोशिश किया, भाई आप जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस हथियार ही समझिए ना, एक समझने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो एक किसी को शिकार करने के लिए, उस हथियार में जो कारतूस है, कारतूस लगता नहीं है, वो बलून फोड़ने वाला हथियार है, उसको छोड़ो। जो बलून फोड़ने वाला हथियार नहीं बल्कि ओरिजिनल कारतूस वाला हथियार है, उसमें कारतूस लगाओ और चलाओ, तो आगे शिकार मरेगा। यानी वो जिसकी शासन है वो जाएगा और फिर तुम, यानी हम सत्ता में आ सकते हैं। इन्होंने समझाने का कोशिश डायरेक्ट किया कि MY समीकरण से यूपी में सत्ता बदली नहीं जा सकती, क्योंकि 19.2% मुस्लिमों की जनसंख्या और 14% यादवों की जनसंख्या। 14 और 19 होता कितना है? लगभग 14, 19, 14, 10, 34, 33% होता है। तो एक समय था जब उत्तर प्रदेश में 30% भी कोई वोट लाता था तो उसकी संख्या बढ़ती थी, सरकार बनाने के काबिल होता था। लेकिन अब वो परसेंटेज बढ़ गया है और अब ये लगभग 38-40 के आसपास, 35-38 से ऊपर हो, 35-38 हो गया है। बहन जी ने यह समझाने का कोशिश किया कि यदि मुस्लिम 19% और 22% दलित वोट बैंक मिले तो ये लगभग 41 से 42% होता है। और तब हम किसी भी हालत में यूपी के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं, और यूपी के अंदर यदि सरकार बना सकते हैं तो फिर आगे भी हम किला फतह कर सकते हैं। बिहार में हमारी धमक रहेगी बहुत जगह। वैसे इस बैठक का इम्पैक्ट बिहार में भी पड़ने वाला है और बिहार का विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। और यहाँ
बैठक वहाँ हुई है, असर यहाँ पड़ेगा और पड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी ने जगह जगह समर्थन दिया है, असर पड़ेगा और पड़ रहा है। चलिए, तो मुलायम सिंह खराब है, मुलायम सिंह कहते हैं, अखिलेश यादव खराब है, सपा खराब है, ये है वो है, वो मायावती उन पर प्रहार नहीं किया, केवल अपनी बातों को रखा कि जहां 33-34% है और कहाँ 42% पहुंचते हैं, तो जीत 42% ला सकता है। आपने कई एक बार उसको पूरा कोशिश किया 2022 में, तो 82% मुस्लिमों ने वोट दिया और 82% मुस्लिम वोट देने के बावजूद यदि सरकार नहीं बन सकी, इसका मतलब वो बंदूक, जो जिसको आप बंदूक समझ रहे थे, वो बंदूक ओरिजिनल नहीं था, वो बलून फोड़ने वाला बंदूक था, वो कारतूस वाला बंदूक नहीं था, वो छोटी छोटी गोली भरने, प्लास्टिक की गोली उसमें चलती है, गोल गोल दाना जिससे बलून फोड़ा जाता है, लोहा का भी रहता है, प्लास्टिक और लोहे का छोटा छोटा दाना है जो केवल बलून फोड़ सकती है, शिकार नहीं कर सकती है। यानी आप चुनाव तो लड़ सकते हैं, कॉन्टेस्ट में आ सकते हैं, आप आमने सामने का मुकाबला कर सकते हैं, आप मुकाबला में रहेंगे, लेकिन जीत आपकी नहीं होगी। ये बहन जी ने समझाने का कोशिश किया और समझाया, बातें छन कर ये आई। और ये सत्य है कि यदि हम लोग मिले तो हो सकता, लेकिन एक चीज और है कि एक बार भाईचारा बनाओ समिति बन गई, अब हम इलेक्शन लड़ेंगे जीतेंगे, वो बात नहीं है। बहन जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर महीने यह बैठक बुलाई जाएगी या इस पर समीक्षा की जाएगी। निर्देश दिया उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि आप लोग फील्ड में जाएं और हमारा जो पिछले 4 साल का 4 शासन जो रहा है 4 बार का, उसकी जो उपलब्धियां हैं मुस्लिमों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ये सारे चीज को बताए और हर वर्ग की हमने अच्छी से, ईमानदारी से हर वर्ग के लिए हमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई और उसका क्या लाभ मिला लोगों को, विधि व्यवस्था कैसी थी, ये सारे चीज बताइए, खास करके मुस्लिमों को ये बताइए। यह भी बात सत्य है कि 4 बार की सरकार में कभी भी दंगे नहीं हुए। बेशक बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग से सरकार बनाया, लेकिन उसके सहयोग से बनाने के बावजूद उन्माद नहीं हुआ, यहां पर शरारती तत्व हावी नहीं हुए जिस प्रकार अभी होता है, हो हल्ला हंगामा। उस तरह का हंगामा हो हल्ला नहीं होता है, मॉब लिंचिंग नहीं होती, जिस प्रकार अभी मॉब लिंचिंग हुई है उस वक्त नहीं हो रही थी, वही नहीं, वो सब का सब मामला शून्य था। लेकिन आज जब इतना बढ़ा और मुस्लिम भरसक प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, 22 में तो 82% वोट दे के रोकने का कोशिश किया। मुसलमानों ने कहा हम लोग ने बहुत कोशिश किया, वही नहीं, हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ तक कि हम यदि खर्च करने के लायक हैं तो हमने खर्च भी किया सपा के लिए और प्रयास तो किया, लेकिन सरकार नहीं बन सकी। ये चीज मायावती जी ने, बहन जी ने उस बैठक में भी बताया और कहा कि आपका विकल्प बीएसपी बन सकती है यदि आप एकत्रित हों। और ये भाईचारा बनाओ कमेटी का बैठक करने से पहले रैली करना, मुस्लिमों को संदेश कि देखो इतनी बड़ी रैली मेरी ही हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती है, हमारे पास जन समर्थन है, लौटो वापस आओ और फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे। ये संदेश था वो रैली। उसके बाद उन्होंने जो इनका प्लान बी था उसको इन्होंने लागू किया और भाईचारा बनाओ समिति का बैठक बुलाया गया। बजब्ते उस बैठक में सारे मुस्लिमों को आमंत्रित किया गया, हर मंडल से, हर जिले से, और लगभग 150 के आसपास मुस्लिम पहुंचे और ये सब चीज हुआ। ये भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने इस दौरान कोई कोर कसर नहीं छोड़ा नैरेटिव बनाने के लिए कि बसपा खराब है, हमने गठबंधन किया था तोड़ दिया,
बार बार वो बीजेपी के साथ गठबंधन करती है, उसके साथ रहना अच्छा नहीं रहेगा, इस तरह के नैरेटिव को पैदा किया। और ये जब इस तरह की बातें हुई तो लोगों का मोह भंग हो गया। लेकिन वही बात है फिर घूम के कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलित और मुस्लिम के गठजोड़ से बड़ा कोई गठजोड़ है ही नहीं। और यदि ये होता है तो ये कुछ भी कर सकता है, 41-42% वोट। और इसमें और भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस बैकवर्ड क्लासेस पर, जिस पटेलों पर अत्याचार हुआ और अन्य भी कई पिछड़ी जातियों पर अत्याचार हुआ है, कहारों के साथ भी ऐसी घटना घटी, कोई कुंभकार थे उनके ऊपर भी घटना घटी, तो घटना बैकवर्डों पर भी घट रहा है। ये बात अलग है कि दलित उत्पीड़न में भारत का नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, लेकिन अन्य लोग भी वहां सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम जी जान लगा करके भाजपा से निजात पाना चाहती है, लेकिन हो नहीं रहा। अत्याचार सब पर हुए हैं। तो पढ़े लिखे जो शिक्षित समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आएंगे। और ये 42% जो कह रहा हूं, जो बहन जी ने समझाया, वो तो केवल दलित मुस्लिम जोड़ करके, और 100% कभी नहीं होता है। मुस्लिमों ने बहुत कोशिश किया तो भी 82% वोट 2022 में अखिलेश जी को मिला था। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि 100% मुस्लिमों का वोट हमें ही मिलेगा। लेकिन इतना बात है कि कुछ दलित का वोट यदि कहीं और चला भी गया, जो कि साहब कांसी राम ने कहा चमचा युग की शुरुआत, चमचाए जो किताब लिखी है, उसके आधार पर कुछ वोट तो हमारे दलित से भी जाएंगे, कुछ मुस्लिम से भी जाएंगे, लेकिन कुछ वोट अति पिछड़ा वर्ग से भी आएंगे, कुछ लोग सवर्ण क्लास से भी आएंगे। और उसके लिए बजब्ते प्रभार दिया गया है सतीश मिश्रा जी को, उनके बेटे को। और बहुजन समाज पार्टी का नारा हो गया सर्व समाज के कल्याण के लिए। तो क्या लगता है कि सर्व समाज में से बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है? क्या वो यह तर्क नहीं कर रहा है? क्या वह यह नहीं सोच रहा है कि देश के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, देश के अंदर उन्माद फैल रहा है, देश का सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है? ये केवल हम दलित ही समझ रहे हैं। हम दलित तो इतना समझ रहे हैं कि हमारा शासन चला गया, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है वो तो बहुत चीज सोच रहे हैं, लेकिन वो जाए कहां? भाजपा से हटना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी के साथ मिलकर के राहुल गांधी ने भी पीडीए कहना शुरू किया। और इस तरह से पीडीए कहेंगे। आप अपने जगह पर, अखिलेश जी का पीडीए था, ठीक है, आपको पीडीए पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना था, लेकिन आपने दिया। इसका खामियाजा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलेगा कि जो अगड़ी जातियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी की ओर शिफ्ट होंगी, और इसका बेनिफिट बहन मायावती को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो शासनकाल बहन जी का रहा है उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिमों के लिए बेहतर रहा है, दलितों के लिए बेहतर रहा है, और सर्व समाज की जब बात करते हैं तो वही बात है, भाजपा से रूठा हुआ सवर्ण समाज, वो कहा जाएगा जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो मानसिक रूप से गुलाम नहीं है, जो अंधा नहीं है आंख रहते हुए, वो क्या करेंगे? उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो चाहते हैं सत्ता बदलना, लेकिन किसके साथ बदले? तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस कारण से बीएसपी का ग्राफ बढ़ेगा और ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा। ये 42 से 45 जा सकता है, और कुछ हद तक मुस्लिम तो 2% नहीं देंगे, दलित 2-3% नहीं देंगे, तो 5% 6% इधर से बढ़ेगा। बैकवर्ड क्लासेस से आएंगे, सवर्ण क्लासेस के वोट आएंगे,
आएंगे, क्योंकि अच्छे लोग हर जगह, हर कम्युनिटी, हर समुदाय में रहते हैं और वो अच्छे के लिए राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग आएंगे और बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। और भारत के अंदर और खास करके यूपी में एक विकल्प यही है, बहुजन समाज पार्टी। वहाँ कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में है नहीं, है तो बहुजन समाज पार्टी तो आना ही पड़ेगा। अब दलित मुस्लिम गठजोड़ कहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे कर सकती है। तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 125 सीट में यदि दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है तो कम से कम 90 सीट क्लीन स्वीप कर सकती है बहुजन समाज पार्टी। वही नहीं, आगरा से अंबेडकर नगर तक दलित मुस्लिम गठजोड़ हो तो इस क्षेत्र में दलितों की जो भूमिका है उस वजह से लगभग 40 सीट बीएसपी के खाते में आ सकता है। ऐसे भी लगभग 130, 140, 130 सीट आ गया, कम से कम 90 और 40, 130। ये तो इतने ही क्षेत्र में हो सकता है, आगे और आएगा। और मुस्लिम ने यदि सपा के साथ अपना वोट शेयर किया, 82% वोट शेयर करने के बाद मिला क्या? 111 सीट। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यह गठबंधन बहुत बड़ा काम करेगा। यह गठबंधन किसी पार्टी से नहीं है, जनता से है। और उस गठबंधन होने से पहले बिहार में असर दिखा कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कई एक जगह बीएसपी को सपोर्ट किया और बीएसपी को बैकवर्ड वोट मिलेगा। आप सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और कुछ पत्रकार सोशल मीडिया वाले मोहनिया विधानसभा पहुंचे हुए हैं, वो वहां के यादवों से पूछ रहे हैं और वो बता रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेजस्वी जी ने कह दिया कि हम उसको सपोर्ट करेंगे, तो उसके पिताजी तो जदयू के सांसद रहे हैं, 1-2 बार का नहीं, कई एक बार जीते हैं। वो नॉमिनेशन करा रहे थे, किसी को पता भी नहीं चला, नॉमिनेशन करा लिए। और वो जीतेंगे तो क्या जरूरी है कि वो बीजेपी में नहीं जाए। इसलिए हम लोग तो उस तरह के व्यक्ति हैं नहीं। और वर्तमान जो चुनाव लड़ रही है, पहले वो राजद से जीती थी और बीजेपी को ज्वाइन कर गई थी, और कितना क्षेत्र में विकास हुआ है। तो बीजेपी को हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। वर्तमान जो चुनाव लड़ रही है उनका कार्यकाल बेकार रहा है, और रवि पासवान को हम लोग वोट नहीं कर सकते हैं। हम लोग बीएसपी का वोटर है और हम लोग बीएसपी को पहले भी वोट किया है। और तेजस्वी यादव को हम वो नहीं मानते, वो कुछ भी कह देगा तो हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। तो बात समझिए, मोहनिया विधानसभा उत्तर प्रदेश के तस्वीर को दिखा रहा है कि बीएसपी को बैकवर्ड क्लासेस वोट करते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग। तो उत्तर प्रदेश में भी यह चीज होगा कि पढ़े लिखे समझदार लोग बीजेपी को हटाने के लिए, यदि यह दलित मुस्लिम गठजोड़ होता है तो बैकवर्ड क्लास और सवर्ण क्लास सभी लोग आएंगे। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पर खत्म। और कहना लास्ट में गुजारिश कि रहिए सतर्क और जागरूक, समझते रहिए लोकतंत्र को और कीजिए मतदान अपने हक और अधिकार के लिए। चुनिए एक अच्छे प्रतिनिधि को और बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, हम 85 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें, आपका कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और कमेंट में लिखें कि और किस तरह का आपको वीडियो चाहिए, किस मुद्दे पर आपको मटेरियल चाहिए, किस मुद्दे पर आपको क्लियरेंस चाहिए, तो हम उस मुद्दे को उठाने का कोशिश करेंगे आपके बीच में। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए। जय भीम।